सबसे पहले आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं और मुझे इस श्रवण भारत टीवी में जोड़ने वाले कुमार गायकवाड़ साहब को बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम इसमें जुड़े हुए साथी जैसे अशोक जी मुझे 5 मिनट के टाइम मेरे लिए चैट करके मांगने का वो जो है काम किए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, बहुजन समाज का शासन आने में देर इसीलिए हो रही है, जो ओबीसी के लोग हैं वो केवल कर्म कांड में फंसे हुए हैं और वो कभी जय भीम का जो हमारा सैल्यूटेशन है उसको समझने का प्रयास तक नहीं करते हैं। जय भीम कहने से सारा ढोंग ढकोसला समाप्त हो जाता है, ऐसी मनसा बन जाती है जी। लेकिन उसको वो समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। एक ओबीसी के हमारे शिक्षक हैं, तो वो मेरे साथ में मुझसे 10 साल के बड़े हैं, लेकिन गणित के विषय में, अंग्रेजी में मुझसे बड़े होने के बावजूद भी वो मुझे गुरु मानते हैं। और उनको बार बार मैं बोलता हूँ, भगवान बुद्ध से संबंधित बातों को सुनो, विचार को सुनो, कांशीराम साहब के विचार पर चलने वाली पार्टी का साथ दो, आप लोग ऐसे करते। तो वो केवल एक ही बात में अड़े रहते हैं, यहाँ हम जानेंगे भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं। इस तरह से ये जो ओबीसी के लोग हैं केवल अवतारवाद और ढोंग ढकोसला में ही फंसे हुए हैं। हमारी विचारधारा को समझना माने बहुतों के बस की बात नहीं है, वो आना ही नहीं चाहते हैं। और इसीलिए बाबा साहब के चले जाने के 73-74 साल बाद भी उनका सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। तो प्यारे साथियों, जो विषय है वो ये है कि हम इस देश के अंदर शासक कैसे हो सकते हैं। हम का मतलब बहुजन समाज। बहुजन समाज जी। बहुजन समाज। अब कुछ साथी ऐसे है ना, सर्वजन वाले भी है जी, तो उनको हमने डाइवर्ट करना है कि बहुजन हमारे महापुरुषों का दिया हुआ नारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। मैंने पार्ट 2 में लिखा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, यानी बहुजन के शासन का मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाए का शासन, भगवान बुद्ध का शासन, बाबा साहब का शासन, कांशीराम जी का शासन। अब उस शासन में शामिल होने के लिए ओबीसी के लोगों की आप बात कर रहे हैं, ओबीसी के लोग इसमें हमारा साथ अभी नहीं दे पा रहे हैं, ये सच है, ये सच। इस बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को, जी, साहब कांशीराम जी को, बाबा साहब को, महात्मा फुले जी को नमन करके अपने सभी साथियों को जय भीम। और बैलान साहब के माध्यम से आज मुझे इस मीटिंग में जूम के माध्यम से यह अवसर मिला। अशोक मेरा नाम है, मेरा दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में। 1987 में मैंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन की थी और मैं 2012 में मैंने अपने क्षेत्र से एक निगम वार्ड से पोजीशन का चुनाव भी लड़ा और मैं सेकंड पोजीशन पर रह गया था। 30-32 साल तक मैंने बहुजन समाज के इस मिशन को समझने में, इसको अपने लोगों के बीच में पहुंचाने में मैंने पूरी दिन रात मेहनत की। इसके बीच में हमने और कोई काम नहीं किया, फुल टाइमर इसमें हमने काम किया। लेकिन हम जो है हर बार, क्योंकि दिल्ली बहुत छोटी जगह है और दिल्ली को तैयार करने में बहुत लंबा समय हो गया, क्योंकि 84 से पार्टी का गठन दिल्ली में हुआ। उसके बाद की जो पार्टियां बनी आज वो शासन कर रही है दिल्ली में, लेकिन हम यहाँ पर एक कोई ताकत भी नहीं बना पाए अपनी एक पार्टी की, ना कोई नेता बना पाए दिल्ली में। तो इसी, क्योंकि ये कुछ हमारे जो नेता रहे हैं उनकी कुछ कमियां रही, कुछ यहाँ के वर्कर ने, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्करों ने काम नहीं किया, वर्करों ने बहुत काम किया, अपना दिन रात लगा के काम किया। लेकिन पार्टी के जो अपने राष्ट्रीय नेता, ये जो साहब के बाद में
इन्होंने जी। दिल्ली की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए हम भी पिछड़ गए और पार्टी भी पिछड़ गई दिल्ली में। जी तो अब बैलान साहब के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि ये एक जो क्रांति की शुरुआत हो रही है, जी तो क्योंकि बैलान साहब से हमारा परिचय बरैया साहब के साथ हुआ था जी और जब से हम लगातार जुड़े हुए हैं जी बैलान साहब के साथ भी लगभग 3-4 साल से ज्यादा हुए। तो हम चाह रहे हैं कि इस क्रांति की ज्योत को लगातार हम जलाएं, और क्योंकि हम हमारे अंदर तो जो मिशन मूवमेंट जो साहब के टाइम से हमने जो सीखा वो कहीं पर और भी कहीं लागू नहीं होता, इसलिए हमारी बात कहीं बन नहीं पाती, दूसरे संगठन में हमारी बात बन नहीं पाती। तो बैलान साहब से निवेदन है कि जो ये आपने क्रांति की ज्योत जलाई है, इसमें हम भी जैसे आप उतनी ताकत तो नहीं है, लेकिन जितना बनेगा उतनी हम भी पूरी दिन रात लग के और इसको आगे बढ़ाएंगे। जय भीम सर। हाँ जय भीम अरविंद जी, अपना परिचय के साथ अपनी बात कहिए। जी सर, जी सर, आप सभी को जय भीम सर। आप सभी हमारे सीनियर्स हैं, हम इसलिए ज्वाइन हुए हैं आप लोगों को समझने के लिए, सीखने के लिए कि क्या कैसे चलना है देश को, कैसे बहुजन समाज को आगे बढ़ाना है। तो अभी उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे हमको क्या करना है, लेकिन आप लोगों से सीखने के लिए ही हमने ज्वाइन किया है, पहली बार ही ज्वाइन किया है। आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया आपने? हाँ जी जी, मेरा नाम अरविंद हरवार है और मैं पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, पन्ना से आप मध्य प्रदेश? जी जी, पन्ना मध्य प्रदेश से हैं और हम किसान परिवार से हैं। जी जी, आप क्या करते हैं आजकल? जी अभी हम स्टडी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं सर। तेल अवीव से जो खबरें आ रही इजराइल से, तो आपने देखा होगा कि वहां बड़ा महत्व है इस बात का, कि इस बात का बड़ा महत्व रहा है कि जो छोटी छोटी पार्टियां, जो 4 सीटें जीतने वाली पार्टी के बिना भी दूसरे लोग जो है, और वो अरब लीग की जो पार्टी है, यानी वहां के फिलिस्तीनी समर्थक लोगों की पार्टी है, जो एक राइटिस्ट विंग थी, एक लेफ्ट विंग थी, एक जो है दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, और वो सारे इकट्ठे हुए हैं। तो इसका मैं फखरुद्दीन गोरी राजस्थान जयपुर से गुलाबी नगरी से बात कर रहा हूँ। क्या नाम बताया अपना सर? जी, सबसे बड़ा नाम तो बाबा साहब का है जो हमें जीना सिखाया। जी 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 जी, मेरा नाम फखरुद्दीन गोरी है और फखरुद्दीन गोरी, गुड जी जी वेलकम। फखरुद्दीन गोरी, मैं जयपुर गुलाबी नगरी से बात कर रहा हूँ, राजस्थान से। जी जी राजस्थान से सबसे पहले आपको और सारे हमारे सामने जो सब नजर आ रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आपको भी सभी साथी आपका खैर उत्तम करते हैं, सभी साथी आपका जो स्वागत करते हैं सर। इसका कानून पार्टी में आपका स्वागत है। और सर आपका, मैं पहली बार आपसे जुड़ के बड़ा मधुमस्त होया हूँ और मैं बाबा साहब के आदर्शों पे चलता आया हूँ और मैं एक अम्बेडकरवादी हूँ और अम्बेडकरवादी था और अम्बेडकरवादी ही रहूंगा। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि मैं मुस्लिम महासभा राजस्थान का प्रेसिडेंट, पूरे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष फखरुद्दीन गोरी, सर्वधर्म संगठन डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा महासंघ का महासचिव राजस्थान फखरुद्दीन गोरी जी, और टीम टाइगर फोर्स अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब फखरुद्दीन। बहुत बड़ी बात है जी। 17 साल से बाबा साहब के आदर्शों पर चलता आया हूँ और चलता रहूंगा, यहाँ तक कि हमारे को पता है कि हम अगर आज जिंदा हैं तो हम बाबा साहब की बदौलत से ही हैं। अगर आज हम जिंदा हैं तो हमारा सबसे पहले एक ही लक्ष्य है कि हम बाबा साहब के आदर्श पे चलेंगे और चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और बाबा साहब की कृपा से आगे कदम से कदम मिला करके एकता का राज चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा और दलित मुस्लिम साथ चलेगा जी। मैं आपको एक पुराने एक ऐतिहासिक नारा बताता हूँ। आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया होती थी, तो उस वक्त बीपी मौर्य होते थे आरपीआई के साथी। उन्होंने एक नारा दिया था, दलित मुस्लिम भाई भाई काफिर कौम कहां से आई। आपने सुना है क्या कभी? ये इस नारे के बारे में आपको पता है क्या? जी हाँ, मुझे मालूम है, मैंने सुना है। सुना है। तो अब आपने इस
मूवमेंट को एक बहुत बड़ा सबल दे दिया, एक सहारा दे दिया। इस देश के अंदर जो आरएसएस जो बात कर रही है ना, मुस्लिम की बात कर रही है, वो मुस्लिम एक्चुअली क्या है, वो कहते हैं ना, पुराने हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है कि आखना नूनू सुनाना तीन, या आखना तीनू सुनाना नूनू, मतलब वो मुस्लिम को अब वो कहता है जी ये हिंदू राष्ट्र घोषित करो, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करोगे तो उनके कुछ है ना पंडे पुजारी जो उनकी रोटियों पे पाड़ते रहते हैं, वो कहता है जी मैं जल समाधि ले लूंगा इतने दिन तक आपने नहीं किया तो, ठीक है ना, बोला ना उन्होंने। इन्होंने आरएसएस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से सिखों को औकात याद दिला दी, और बाबरी मस्जिद गिरा के मुसलमानों के साथ इन्होंने पंगा ले लिया। शेड्यूल्ड कास्ट को इन्होंने छेड़ा था SC एक्ट के मामले, बाकी तो शेड्यूल्ड कास्ट को पीटते ही रहते हैं, रोज ही पीटते रहते हैं कि कभी गुड़चड़ी नहीं करने देते, कभी कुछ नहीं करने देते, लेकिन सभी ने इनको इसका आईना तो दिखाया। लेकिन जो 2 अप्रैल 2018 को जो लोग करोड़ों लोग सड़कों पे आए, तो आरएसएस अब डर गया। अब ये क्या करता है, ओबीसी को आगे करके हमारे मुस्लिम भाइयों को पहले ठिकाने लगाना चाहते हैं, उसके बाद दलितों को लगाना चाहते हैं। तो आज के नंबर 1 पे आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अलाइज, यानी ये कह सकते हैं कि एनडीए का पूरा प्लान ये है कि इस भारत के हर हिस्से को बेच दो, आर्मी को छोड़ के, पुलिस को छोड़ के, बाकी सब व्यापारियों को दे दो, ये सारे भूखे मर जाएंगे, ना मुस्लिम को अपना व्यापार करने दो, ना दलितों को रोजगार दो। तो अल्टीमेट क्या होगा कि ये ना एक 1917-18 की ये हालत बताते हैं कि हमारे लोग इतने भूखे मर रहे थे, ये कह रहे थे कि हमें मांड का पानी है ना, जो राइस जो बनाते हैं, राइस के पानी को बाहर मत टोलो, हमें दे दो, ये मांगे थे लोगों ने। ये ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं। ये लॉकडाउन जानबूझ के किया, पिछले साल भी अभी आपने देखा करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस लड़ाई को हमें अभी अगर हम लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, अगर 1 साल रुके तो उसके बाद हम किसी लायक नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सभी साथियों से, जैसे मैं आज अरविंद हमारे साथी है, उनसे मैं बात कर रहा था, नौजवान साथी है मध्य प्रदेश से, और बाकी साथी हमारे बीच में सुनील एक्सरे हैं हमारे जहाँ से छत्तीसगढ़ से, वो अभी हमारे लगातार 1 जून से ये शुरू किया सर गौरी साहब। तो हम ये चाहते हैं कि आप इसमें, हम ये कार्यक्रम 8 बजे शुरू करते हैं, और इसमें आज का कुछ साथियों का कार्यक्रम को आज के दिन एंड करें। तो मैंने कहा मातृशक्ति हमारी माँ बहनें हैं, लेट शुरू किया था उनकी वजह से, तो इसलिए आज का ये था कि जो साथी आज नए आए हैं उनको इंट्रोडक्शन के लिए आमंत्रित किया है। इसमें काफी पुराने साथी हैं, अब तक मेरे हिसाब से 22-23 लोगों ने ज्वाइन किया है। मेरा आइडिया ये है, बीच में 22-23 हो जाते हैं, कभी 18 हो जाते हैं, अब 18 हैं और 24 तक बीच में चले गए। तो कुछ साथियों का बीच में कुछ और बीच में कुछ काम आ गया होगा। तो इसमें अभी वेद प्रकाश जी कुछ नेटवर्क की वजह से कट भी रहा है और जुड़ भी रहा है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो जयप्रकाश के आंदोलन से, जो आपके प्रफुल्ल महंत का आंदोलन जो था, आपका असम गण परिषद के नाम से जो आंदोलन था, उसके अंदर आरएसएस के लोग भी थे, लेकिन स्टूडेंट ने ये दिखाया कि भी हम भी शासक हो सकते हैं। जो विद्यार्थी आपसे नौकरी मांग रहा था, जो पीएन ग्रेजुएट लड़के पीएन लगने को तैयार थे, आपने उसको नौकरी नहीं दी, वो तुम्हारे बाप बन गए, वहां जाके मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ गए, उन्होंने अपना राजपाट चलाया, पूरे 5 साल चलाया। अब कोई भी पार्टी असम गण परिषद के बिना आसाम में सरकार नहीं बना पाती, उनको साथ ले गया। अब भी बीजेपी के साथ असम गण परिषद है, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये मूवमेंट, अम्बेडकर इस मूवमेंट के साथ एक महापुरुषों की आइडियोलॉजी है। जो हमारे यहाँ मुसलमान रह गए हैं, मुट्ठी भर जो मुगल विदेशों से आए थे, बाकी हमारे बहादुर लोग जो थे, जो हिंदुओं के अत्याचार से बचने के लिए यहाँ के मुगलों के साथ मिलकर धर्म परिवर्तन किया, उनके साथ हमारा खून का रिश्ता है। और वो ये बात हमारे लोग नहीं शायद जानते, लेकिन ब्राह्मण जानता है इस बात को। ब्राह्मण इस बात को जानता है, तो वो कहता है कि भी इनके ये बहादुर लोग हैं, जो यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो मुस्लिम बन गए हैं, इनको पहले उनको ठिकाने लगाओ, बाद में दूसरे लोगों को लगाओ। तो गौरी साहब आप इसमें बने रहिए, और आपको मौका देंगे अन्य टाइम में भी, और आपको कुछ जिम्मेवारी भी देंगे। तो आप इसके साथ लगातार बने रहिए। तो ये कार्यक्रम जो हमारा लंबा चलता रहेगा, हर रोज चलेगा।
30 जून के बाद इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव करेंगे। तो वेलकम सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सर जी आप एक नारा वो दोबारा बता दीजिए सर, दलित मुस्लिम भाई भाई, ये मैं लिखना चाहता हूँ। हाँ, दलित मुस्लिम भाई भाई, काफिर कौम कहाँ से आई। जी सर धन्यवाद। ये बीपी मौर्य थे, जी बीपी मौर्य थे, वो मंत्री भी बने और वो कई बार एमएलए भी बने। तो आरपीआई के वो थे, यहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, जी बाबा साहब की पार्टी के, बाबा साहब के पुराने साथी थे। सर धन्यवाद जय सर। भीम सर जय जी, भीम। जय भीम जय भीम जी। हाँ जी जी बोलिए सर अभी जी। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ कटारी साहब, बोलिए। हाँ हाँ सर। सर, जी हमारे पूर्वजों को नमन करते हुए सभी को जय भीम, जी जय भारत। जी जी सर मैं एक बाबा साहब के नाम गीत, मिशनरी गीत गाना चाहता हूँ। जी गाइए गाइए। बाबा साहब तेरा क्या दोष। जी होगा सदा समान मिशन में टिकने वालों का, होगा सदा समान मिशन में टिकने वालों का। बाबा साहब तेरा क्या दोष, दोष है बिकने वालों बिकने वालों का। जी बाबा जी साहब तेरा क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। बर्तन एक कुम्हार बनाता, रख के आवे पानी में उधर। पकाता। कुम्हार बनाता, रख के आवे में पकाता। जो कच्चा रह जाता टूटता जाता, कूड़ा बनता नाले का। बाबा साहब तेरा क्या दोष, दोष है बिकने वालों का। होगा सदा समान मिशन में टिकने वालों का। बेटे बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो फिटिंग कोई ना तोड़ जलाए। बल्ब अगर फ्यूज हो जाए फिटिंग कोई ना तोड़ जलाए। लाकर बल्ब नया लगाए लेता मजा उजाले का। जी। बाबा साहब तेरा क्या दोष है, दोष तो बिकने वाले का। वाह जी वाह, होगा गुड। समान मिशन में टिकने वालों का। बाबा साहब तेरा क्या दोष, तो दोष है बिकने वालों का। पहरेदारों की कमजोरी होती उस घर में चोरी। पहरेदारों की कमजोरी होती है उस घर में चोरी। रहती खुली अगर तिजोरी, क्या दोष है ताले का। खुली रहती है तिजोरी, क्या दोष है ताले का। बाबा साहब तेरा क्या दोष है, दोष तो बिकने वालों का। होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का। बाबा साहब तेरा क्या दोष है, दोष तो बिकने वालों का। बिकने वाला भिखारी, बाकी वोटों का जो व्यापारी। बिकने वाला जो है भिखारी, बाकी वोटों का व्यापारी। जूते मारो बारी बारी, तरस करो ना साले का। जूते मारो बारी बारी, तरस करो ना साले का। बाबा साहब तेरा क्या दोष है, दोष तो बिकने वालों का। जय भीम जय भारत। जी सर गणेश गरुआ जी। नागौर से हूँ सर। आप नागौर से हैं? हाँ रमेश सर, जी नागौर बहुत, से। हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांग जन सेवा संस्थान, और मैं 80% दिव्यांग हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ से? फिजिकली पाँव से? अच्छा। हाँ सर, 13 से हूँ। हम्म। और दिव्यांग हित में उत्कृष्ट कार्य कर रहा हूँ मैं 10-11 सालों से। राजस्थान सरकार से भी सम्मानित हूँ सर। और गुड। हमारे समाज के लिए भी मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ सर। दिन रात मेहनत करता हूँ। जो भी जन कल्याणकारी योजना जितनी भी हमारी प्रसार करते हैं, हमारी जो समाज के जी छोटे बड़े जो गरीब लोग हैं उस तक हम जितनी भी जन कल्याणकारी योजना होती है, छात्रवृत्ति है, पालनहार है, पेंशन है वगैरह, उसकी हम तुरंत उसको लाभ दिलवाते हैं। और हम 10-12 सालों से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। गुड। तो आप जॉब भी करते हैं कहीं साथ रमेश जी? सर मैं
कलेक्टर नागौर में स्टाफ मेंटर हूँ और दिव्यांग कलेक्टर नागौर में क्या करते हैं? स्टाम्प स्टाम्पिंग का काम करता हूँ। अच्छा, ये स्टाम्प वेंडर। गुड। कोर्ट में बैठते हैं आप? हाँ, कोर्ट में बैठता हूँ और LLB चल रही है, सेकंड ईयर LLB चल रही है सर। गुड। कहाँ से कर रहे हैं? मैं LLB कर रहा हूँ सर हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से कर रहे हैं। गुड। तो रमेश जी, जो कार्यक्रम आपने सुना होगा, मैं ख्याल कब ज्वाइन किया आपने? अभी थोड़ी देर पहले किया है ना? अभी आज ही किया था। नहीं, वो जो मैंने बात रखी थी वो आपने सुनी होगी ना? हाँ, सुनी सर। हाँ, तो ये हमारा मतलब 1-2% आपको हम बता पाए हैं कि हमारा सीधा मतलब ये है कि हम 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और 2024 में हमारे बिना कोई सरकार ना बने, ये हमारा उद्देश्य है। आज हम मांगने वाले हैं, कभी PN से लेके IAS अफसरों तक की गिनती के लिए हम जो मांगते हैं, हम ये चाहते हैं कि 2024 में हम देने वाले बने। हमारे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, हमारे बच्चे कलेक्ट्रेट लगाने वाले या उनको आदेश देने वाले बने। ठीक है ना? तो ये हमारा एक सपना है, ये हो सकता है। और कांशीराम जी साइंस के विद्यार्थी थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कर दिखाया। उन्होंने हमारे लोगों को एक आदेश दिया था, उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों कांशीराम पैदा किए। कुछ कांशीराम परिवार की जिम्मेवारी की वजह से, कुछ और कारणों से, कुछ कर्ज की वजह से, कुछ और कारणों से वो घर में बैठ गए हैं या उनको हताश हो गए हैं। उन सबको मोरल हाई करने के लिए, मोरल बूस्ट करने के लिए, है ना, ये कार्यक्रम शुरू किया है। और ये आपने जो है, इसके बाद ये कार्यक्रम जैसे 10 साढ़े 10 बजे समापन होगा, आपने इस कार्यक्रम के बाद अपने साथियों को, मैक्सिमम साथियों को जोड़ना है इससे, और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ना है। और हमारा ये आइडिया है कि 30 जून के बाद हम जो इसमें से कुछ साथी अच्छे वक्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को एक संगठन है हमारे पास में, हमारे महापुरुषों का दिया हुआ एक संगठन, उस संगठन में उनको जोड़ेंगे, उनको जिम्मेवारी देंगे। और इतना करके हम तैयारी करेंगे तो इनकी हाथ पांव फूल जाएंगे। RSS को हम हरा सकते हैं और कोई नहीं हरा सकता। और तो RSS के साथ बिकने को और झुकने को तैयार है। ठीक है, तो रमेश जी, आपने, हो सकता है आप कुछ चीजों के लिए लंबा कार्यक्रम चले, बोर भी हो सकता है, ऐसे हो, लेकिन आपने इसमें टिके रहना है, किसी भी तरीके से टिके रहना है। ठीक है ना? तो मैं नए साथियों को मोहर लेता हूँ, वेलकम। और इसमें जो मैं बाद में आपसे सुझाव भी लूंगा कि भी हम और क्या करें, हम लोगों से पूछ के उसके बाद जो कार्यक्रम हुआ हम आपको आगे बताएंगे। तो ये ऐसा कुछ हमारा कार्यक्रम है। तो मैं नए साथी को और किसी को लेता हूँ। एक बात मैं रखूं सर, आप कहाँ से हो? जी, हाँ जी, रखो जी। जी हाँ, क्या कह रहे थे आप? वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, हरियाणा से। ये बाकी ये कार्यक्रम दिल्ली से प्रसारित हो रहा है, लाइव टू दिल्ली। जी, मैं हरियाणा सिरसा से हूँ। जी, ठीक है जी, वेलकम। तो आप इसमें रहिए, आप देखिए, बाकी साथियों सुनिए क्या कहते हैं। जी, मैं सुझाव रखूं सर? जी, वेलकम। मैं ये कह रहा था कि जैसे साहब ने मतलब एक टीम बनाई, उनको खुद प्रशिक्षित किया जी, तो वो, क्योंकि ये सोशल मीडिया भी इंटरनेशनल मीडिया है जी जी, और अभी हमें थोड़ा सा कुछ साथियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा जी। तो उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सोशल मीडिया पे ना हो गए, पर्सनली मतलब उनके साथ वो करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था गुड़गांव में कर दी गई है। जी, इसकी व्यवस्था गुड़गांव में पहले से कर दी गई है। ये सारी व्यवस्था कर दी गई, ये सारी व्यवस्था। मतलब ये तो एक और थोड़ा सा इसमें ये था, तो कुछ साथी जैसे RSS जो विंग है उसमें जो प्रचारक होता है जी, तो उसकी एक जैसे उसमें ऐसे डिप्यूट करे अपने उनको प्रशिक्षित करके कि वो प्रचारक के तौर पर हमारे मिशन मूवमेंट को आगे बढ़े। जी सर, आप जैसे लोग हैं, गौरी जी है, CB नरवरिया जी है, और जैसे साथी पुराने साथी हैं, उन साथियों को हमने वो बताना है, सिलेबस बताना है भाई, ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना। ठीक है ना? जैसे ये आपका मोबाइल है, जो भी मोबाइल है, जैसे मेरे पास में जो ये कौन सैमसंग का मोबाइल है,
आजकल के मोबाइल में सॉफ्ट अपडेट होता रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है अपना आप। तो हमें कुछ अपने कार्यक्रम में अपडेट करना है, बाकी सब हम जानते हैं, जय भीम जानते हैं, बाबा साहब के उसको सबको प्रोग्राम को जानते हैं, कांशीराम जी की बातों को हम जानते हैं, कुछ बातें रिवाइज करेंगे, कुछ बातों को थोड़ा सा अपडेट करेंगे। जो साहब कांशीराम जी ने जो DS4 के समय में नारा लगाया है ना, और आगे पीछे लगाया उन्होंने, बामन बनिया ठाकुर छोड़ जब बाकी है सब DS4, है ना, तो वो उसको थोड़ा उन्होंने एक नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते, उनके मारो जूते चार, है ना, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये नारे भी किसी ने लगाया। और उन्होंने नारा लगाया कि जी बामन शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, ऐसे ना, तो गुड़ गोबर किया ना कुछ मूवमेंट का। तो ये चीजें है ना, हम ये चाहते हैं कि इसमें प्योरिटी बने रहे। अगर दूध में मिलावट करते हैं तो हम नहीं ले सकते, है ना, दूसरी चीजों में मिलावट करो तो सत्यानाश होता है, गुड़ गोबर हो जाता है। तो हम विचारधारा को प्योर रखना चाहते हैं। हमारे देश में जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता वो हमारे अपने हैं, जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है वो विदेशी है। साहब कांशीराम जी के हम शिष्य, साहब कांशीराम जी कहते थे कि तुम खैबर दर्रे से 4500 साल पहले इंडिया में आए, भारत में आए, और घोड़े पे चढ़ गए थे। तुम ठीक से काम कर लो, इस देश के लोगों को ठीक रहने दो, इस आन बान और शान के साथ रहने दो, समता समानता भाईचारा वाले लोग, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमें पैगम्बर मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं, हम हमारे सिखों के हमारे 10 गुरुओं की वाणी को मानने वाले लोग हैं, है ना, तो हम ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं। अगर तुम हमें ठीक नहीं रहने दोगे, तो साहब कांशीराम जी कहते थे कि अगर तुम हमें ठीक से नहीं रहने दोगे इस देश में अमन और चैन से, तो जिस घोड़े पे चढ़ के तुम आए थे वो तो अब है नहीं हमारे पास में, तुम्हें गधे पे बिठा के अरब सागर में, हिंद महासागर में भेज देंगे, तो तुम्हें कोई जगह भी नहीं मिलेगी। तो हम उनके शिष्य हैं। कांशीराम को एक को मारा तुमने, बाबा साहब को एक को मारा, बाबा साहब को एक को मारा, कितने कांशीराम पैदा हुए, नारायण गुरु हुए, पेरियार साहब हुए, बी श्याम सुंदर जी हुए, कितने कितने लोग हुए, ठीक है ना। तो कांशीराम जी को एक मार के तुम तीर मार लिया क्या? हमें दुख है इस बात का, हमारे योद्धा को मार दिया, लेकिन वो इतना कुछ बता गए, कितनों को मारोगे तुम? इसलिए कोई समस्या नहीं है। ये कार्यक्रम जो आप कह रहे हो वो कार्यक्रम हम बंद कमरे में करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, वो हमारे जो वॉलंटियर आएंगे उनको जो ट्रेनिंग देंगे वो सारी ट्रेनिंग उनको देंगे कि आपने जो है, अगर कोई आपके सामने हथियार लेके आ जाए, डंडा लेके आ जाए, तो आपने कोई हथियार नहीं रखना, उन्हीं का हथियार छीनना, उनको ठोकना है। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। अगर इसके बावजूद कोई शरारत करेगा, हमारे धर्म में क्या बात थी, हम क्या, उन्होंने पहला पाणति पाता वेरमणि का पदम समाधि, यानी मैं प्राणी हिंसा नहीं करने का वचन लेता हूं, ये हमारा पहला। उसमें एक अमेंडमेंट क्या किया, एक कारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। जैसे आप एक कमरे में बंद हो, आपके सामने सांप आ गया, सांप को नहीं मारना चाहिए। सांप जो है हमारा मित्र कीट भी है, लेकिन सांप को पता नहीं है, वो अपने डर से हमें काट लेगा। तो क्या करते हैं कि इससे पहले सांप हमें काटे, हम क्या करते हैं, सांप को मार देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, तो ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए जो ये RSS के लोग हैं, ये बड़े हवा में है, ये किसी भी चीज को मानने को तैयार नहीं, कुछ भी ये कहते हैं अब नहीं तो कभी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्या हो गया, अगर 4 आदमी बड़वे किस्म के 4 आदमी तुम खरीद लो, इसका मतलब सारा समाज थोड़ी बिक गया। 2018 में किन किन को खरीदा तुमने? 2018 में तो करोड़ों लोग थे, किसको खरीदा बताइए आप। इसलिए 2018 वाले जो 13 बच्चे हमारे शहीद हुए, हम ये चाहते हैं जिस दिन हम शासक होंगे, जिस दिन हम शासक हो गए, उन 13 बच्चों की शहादत है ना, जैसे हमारे जैसे वीर भूमि है, इस तरीके से हम उनके 13 बच्चों की ऐसी शहादत का इतना बड़ा स्मारक बना देंगे, दुनिया देखने आएगी। उनकी फैमिली को अरबों खरबों रुपए इतने दे देंगे, तो लोग कहेंगे कि यार इनके, अगर इस बहुजनों के लिए या इन लोगों के लिए, इस कौम के लिए जो शहीद होते हैं, उनके परिवार आने वाले 50 पीढ़ियों तक भी ये भूख नहीं मरेंगे, हम इतना कुछ कर देंगे। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, एक व्यवस्था है। वो कार्यक्रम अभी तो हम लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि इसमें कोई गलत आदमी ना घुस जाए, इसमें गलत आदमी ना घुस जाए, तो थोड़ा सा हम चेक करके टैक्टफुली उनको टेस्ट कर रहे हैं। 30 तारीख तक हम यहाँ तक भी तैयार हैं कि हमारे पास में टोटल इंडिया से 60 लोग भी शुरू हो गए, केवल 60 लोग भी ज्वाइन करके, 60% भी, तो 60 लोगों को भी, इवन 50 लोगों को भी हम ट्रेनिंग देंगे, 1 हफ्ता की 2 हफ्ता की ट्रेनिंग देंगे, उनको काम देंगे, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी। कांशीराम जी से एक बार है ना, तालका चुनाव में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की महिला पत्रकार ने पूछा कि कांशीराम जी आप कहते हो इस देश के अंदर
जो है जुल्म जाति दादागिरी बदमाशी के खिलाफ मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ। आपका समाज तो गरीब समाज है, वो कैसे तैयार हो जाएगा? तो साहब कांशी राम जी ने उसका जवाब दिया कि इस देश में मुगल आए, उनके बहन बेटी के साथ किसी ने उंगली उठा के उनको बुरी नजर से नहीं देखा, उनके ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुए। अंग्रेज आए, उनके ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुए। उन्होंने कहा शासक लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता। वो कहता है मैं अपने समाज के लोगों को शासक बना दूंगा, अत्याचार कैसे होंगे? ठीक है ना। तो उन्होंने ये फिर उन्होंने कहा ओके ठीक है, आप अत्याचार नहीं हो, ये सच बात है, लेकिन आप शासक कैसे बनाओ, आपके पास पैसा तो है नहीं। साहब कांशी राम जी ने कहा मैं 300 सीटें लड़ूंगा, और कहता मेरे समाज के लोग 350 करोड़ के जूते पहनते हर साल, 350 करोड़ के जूते। कितना? 96 में कहा 350 करोड़ के जूते। तो कहता मैं समाज से मांग करूंगा कि हे समाज के लोगों, तुम मुझे एक एक जूते का जोड़ा दे दो। अगर तुम 50 रुपए का जूता पहनते हो 50 रुपए का जोड़ा दे दो, कोई 100 रुपए का पहनता है 100 का दे दे, 1500 को पहनता है 1500 का एक जोड़ा दे दे। जोड़ा दे दे मतलब उतने पैसे दे दे। उससे मैं क्या करूंगा, चुनाव भी लड़ दूंगा और इन ब्राह्मणवादियों के मनुवादियों के सिर में वो जूते भी मार दूंगा। ये कांशी राम जी का नारा था। ठीक है ना। तो ये जो सारी लड़ाई हम कांशी राम जी के नारों से, कांशी राम जी के एक रास्ते से, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया था। अगर कोई आर्किटेक्ट किसी को नक्शा बना के दे देता है और जो मिस्त्री है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा, उसको वो बढ़िया सी बिल्डिंग बना देता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देता है ना। हमें कांशी राम जी ने ब्लूप्रिंट दे दिया और उस ब्लूप्रिंट पे हम इस देश में 2024 में हमारे बिना, तेल अवीव में भैया 4 लोगों के बिना तुम सरकार नहीं बना पा रहे, हमारे बिना भी नहीं बना पाओगे, गारंटी है, ये हमारी गारंटी है। तो हम इस लायक बन जाएंगे कि जो हमारे जो दल जिनको तुमने अब कहा ना ये तुम्हारे नेता, ये फलाना तुम्हारा नेता, ये तुम्हारा नेता, हम नहीं मानते तुम जिसको हमारा नेता बताते हो। हम अपना नेता खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे नेता कौन होंगे। तुम्हारे जो दलाल किस्म के जो तुमने पकड़े हुए ना, उनको हम नेता मानते ही नहीं। इन्होंने जगजीवन राम दिखाया, रामविलास पासवान दिखाया, आजकल 2-4 और दिखा रहे हैं, ये तुम्हारे नेता है, ये दलितों का नेता है। क्यों? अभी दलितों का नेता, हम दलित ही नहीं है। दलितों का नेता दिखाते रहो, हम तो दलित नहीं, हम तो बहुजन है। SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग मिलके हम बहुजन समाज है। हम दलित नहीं है, हम मुस्लिम है, हम SC है, हम ST है, हम OBC के लोग हैं। हमारी पहचान कोई फुकरा प्रदीप कहता है ग्रेट चमार, भाई ऐसे लोगों हम पसंद नहीं करते, वो जो कहते ग्रेट चमार। हम तो भैया शेड्यूल्ड कास्ट है, ग्रेट चमार नहीं है। ठीक है ना। तो साथियों, मैं कुछ साथी नए और आए उनको और ले लूं कार्यक्रम को, फिर 1-2 जो महिलाएं हैं हमारे बीच में, मैं उनको सबसे पहले, चलो हमारे बीच में एडवोकेट संतोष जी है, उनको मैं कहूंगा कि आज के इस बारे में आप पैगाम देंगे, क्योंकि कार्यक्रम। मैं एडवोकेट संतोष कटारिया हरियाणा से हूँ, सिरसा से। साथियों, जूम मीटिंग के माध्यम से सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। क्रांति और जय भीम ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अब हमने क्रांति करने का समय आ गया है। वो क्रांति हम कैसे करेंगे? वो क्रांति करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आज हम जूम मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर वैसे हम खुल के करेंगे तो देशद्रोही का मामला लगा के हम अंदर डाल देंगे। तो ये सोशल मीडिया का सबसे बढ़िया एक साधन है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे के विचार जानेंगे। और जय भीम यानी संविधान के दायरे में रह के हमने सारा काम करना है। ऐसा नहीं कोई फुकरापंथी नहीं दिखानी, संविधान के दायरे में रहते हुए हमने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। तो हमारा मतलब एजेंडा क्या है कि 2024 के अंदर हम इस देश के शासक कैसे होंगे। तो सबसे इसकी 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी छोटे मोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन है, देखो समाज को इकट्ठा करना भी बहुत जरूरी है। सामाजिक संगठन है तो जब भी राजनीतिक संगठन बनेंगे वो, तो समाज को इकट्ठा करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो उसके अंदर छोटी मोटी सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक गैर राजनीतिक दल हैं, तो वो एकता से मतलब कि विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम 2024 में जरूर शासक हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि साहब ने भी कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। तो आज वही चीजें हो रही है। 3.5% ब्राह्मण हमारे सिर पे बैठ के पूरे देश को हिला के रखा, पूरी देश की जनता को। हर वर्ग आज परेशान है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, किसान है, दलितों, हर दिन दलितों के साथ जुल्म जाती होती है। ये तो हमेशा से इस तरह रहा है। तो हमें अगर सत्ता में आना है
ज्यादा दबे कुचले तो हम ही लोग हैं ना, हमें, हमारे पास जमीनें नहीं है, हमारे व्यापार नहीं है, तो सबसे ज्यादा मतलब के पीड़ित हम ही हैं। तो अगर हमें जी। सत्ता में आना है, इकट्ठे होके बहुजन समाज को इकट्ठे करके विचारधारा के साथ, जो मान्यवर साहब ने विचारधारा दी थी, उस विचारधारा पे चलते हुए हमने 2024 में अपने वोट के अधिकार को जानते हुए मतलब कि आगे बढ़ना है। जैसे मान लो कि वोट के लिए जैसे गरीब लोग हैं वो अपने जो ड्रिंकर हैं वो दारू में अपना वोट खराब कर देते हैं, या कुछ गरीब लोग हैं वो महिलाएं पैसे ले लेती है। सबसे पहले तो हमें अपने वोट के अधिकार को जानना होगा। अभी बाबा साहब ने इस वोट के अधिकार के लिए अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, और हम उस वोट को इतने हल्के में ले रहे हैं। वोटों के द्वारा ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और हमारे पास कोई और ताले की चाबी थोड़ी है। बाबा साहब ने हमें चाबी दी है संविधान के माध्यम से, भाई ये जी। वोट का अधिकार है, तुम इससे सत्ता परिवर्तन कर सकते हो। तो हमें उस वोट के अधिकार को जानना होगा, और तब हम सत्ता के नजदीक जा सकते हैं। जा ही नहीं सकते, हम सत्ता पा सकते हैं। जी। और मेरा तो यही विचार है कि सत्ता को पाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, विचारधारा पे काम करना पड़ेगा। और देखो आज मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन चलो बात चलिए तो मैं कहूंगी कि आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी 2022 में। देखो मुख्यमंत्री कैसे बनेगी, वो उनके पास विचारधारा ही नहीं है। आज अमर उजाला अखबार में आई हुई थी कि बसपा का सुप्रीमो अब सतीश मिश्रा रहे हैं। वो मैं कटिंग अब मेरे पास है नहीं, उसकी फोटो कॉपी करा के आपको कल दिखाऊंगी जी। उसके विधायक सिर्फ 7 बचे हैं। तो आए दिन वो विधायकों को निकाल रही है। वो लाल वर्मा पता नहीं ऐसा कुछ था, कल उन्हें निकाल दिया। यानी जितने भी उनके साथ काम करने वाले विधायक थे वो निकलते जा रहे हैं, उनके वर्कर निकलते जा रहे हैं। पता नहीं वो कैसी राजनीति करना चाहते हैं अपनी। ना वो कोई मीटिंग कर रहे हैं, ना वो कोई रैली करते हैं। ऐसे कैसे समाज जुड़ेगा? लोगों ने एक गलतफहमी पाल के रखी हुई है कि हम 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई कैसे बनेगी मुख्यमंत्री? विचारधारा से तो भटक चुकी हैं वो। जब विचारधारा ही नहीं है तो फिर विचारधारा के बिना तो फिर वो हमारी पार्टी कहाँ रहेगी? वो तो सर्वजन सुखाए और सर्वजन हिताए रहेगी। बहुजन वाली तो कोई बात नहीं रही ना उनके पास। ना तो विचारधारा है, ना विचारधारा के लोग हैं उनके पास। जो विचारधारा के लोग थे वो उन्होंने दरकिनार कर दिए। तो मेरे हिसाब से मतलब कि वो अपने मुद्दे से, बहन जी अपने मुद्दे से भटक चुके। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, हमारे समाज की बेटी है वो। और कभी ना कभी मान्यवर साहब ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा था। हमें आज दुख भी है कि 2007 के बाद हमारी जो बसपा की स्थिति दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी में कमियां तो रही हैं। तो समाज को दुख भी है इस बात का। जी बिल्कुल दुख है जी। मान्यवर साहब ने इस पार्टी को खून पसीने से अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापा तक उस पे लगा दिया था, और उनके जाने के बाद ये पार्टी इतनी बिखराव पे आएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। आप जैसे लोगों ने तो उनके साथ काम किया, हमने तो उन्हें सुना है, देखा है, आपने तो काम किया, आपको तो हमसे ज्यादा पीड़ा होगी। तो सर मेरा तो यही कहना है भी जरूरी नहीं कि हम उसी राह पे चलते रहें कि हमें ये एक रास्ता मिला। अगर हम उस रास्ते पे चल के हमें अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो हमें थोड़ा सा रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रास्ता चेंज यही करना पड़ेगा कि हम उन नेताओं को छोड़ दें जो बिकने वाले नेता हैं, जो विचारधारा से भटके हुए नेता हैं। हमें अपने विचारधारा के नेता को साथ लेते हुए, चाहे उसमें आज के हमारे युवा साथी हैं, बच्चे हैं हमारे जो विचारधारा से जुड़ रहे हैं, तो हमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। देखो मान्यवर साहब ने भी कहा था, जब उनके पार्टी का उनके सामने आया था, जो रिपब्लिकन पार्टी थी, उन्होंने उस टाइम कहा था ना कि मैं पार्टी को बचाऊं या विचारधारा को बचाऊं। तो उन्होंने क्या किया? पार्टी को छोड़ दिया, विचारधारा को बचाया उन्होंने। तो आज हमें भी यही सोचना चाहिए, सभी को, पूरे समाज को, बहुजन समाज को ये सोचना चाहिए भी आज हमने पार्टी को नहीं बचाना, आज हमने मान्यवर साहब, बाबा साहेब, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को बचाना है। तभी हम इस देश के शासक हो सकते हैं। अगर हम ये पकड़ के बैठे कि नहीं वो हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी हमारी जरूर है, वही बात है, जात हमारी है, जमात नहीं है, तो हम उसका क्या करेंगे? तो सबसे पहले बात यह हमारी जमात का होना, हमारी विचारधारा का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि मतलब विचारधारा को साथ लेके चलते हुए, नौजवान बच्चों को साथ लेके चलते हुए हमें सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कोरोना काल खत्म हो जाता है तो हमें मीटिंग करके या मतलब कोई भी किसी भी तरीके से हमें संघर्ष करते हुए 2024 तक हमें लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, तब हम सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
देश को